मुझे नहीं खबर कब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए कि अब आधी रात को अपने कमरे का गली वाला दरवाजा खोलकर वो हमारी बैठक में आ जाती। उसने दस्तकारी इस्कोल भी खैर बात कह दिया। उसका कोरस मुकम्मल हो गया था। जिस रात राहीला को आना होता वो शाम को ही खिड़की से इशारा कर देती थी। साहिर भाई के इम्तिहान हो चुके थे। रिजल्ट आया तो उनको मुलाजमत मिल गई। शाम को दफ्तर से लौटे तो राहीला को खिड़की में देखा। उसने भाई को इशारा किया। उसके पीछे उसकी चच्चाजाद खिड़की में खड़ी थी, जिसने दोनों को एक दूसरे को इशारा करते देख लिया। मैंने मैके जाना तर्क कर दिया क्योंकि साथ ही नसीर का घर था। आसिम शक करते थे कि मैके में शायद नसीर से मिलने जाती हूँ। जब ऐसी सोच इनको सताती तो बहाने बहाने से झगड़ने लगते थे। मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। इस अहात आमेज सलूक को सहते सहते थक गई थी। आसिम अपनी बच्ची को भी नहीं उठाते थे। ये मासूम फूल भी बाप की शक और शबे भरी निगाहों की तप्श से मरझा कर रह गया था। वो इसे उठाना या हाथ लगाना भी गुनाह समझते थे। वो चाहते हुए भी औलाद को मोहब्बत न दे सके। इस अजाबनाक जिंदगी को जब 5 बरस गुजर गए तब एक रोज मैंने सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। मरना तो कभी का ठहर गया था। बस अपनी मासूम औलाद की खातिर हर जब्र सह रही थी कि ये बच्ची बाप के घर की छत तले बरी होम जाए। बाप के सियामीन भ्रमचपेन अंतने की परिजाबी आई थी। मेरी शादी का सुनकर वो सब कुछ छोड़कर दबई से लाहौर आ गया। वो आते ही मेरे पाँव में बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे मत छोड़ो। तुम ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो। मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं उसे देखकर मुसलसल रोए जा रही थी कि वो पहले ही समझ जाता तो आज हम दोनों इतनी तकलीफ में न होते। मैंने उसे बताया भी था कि मेरे बाबा बीमार रहते हैं, हालात मेरे बस से बाहर होते जा रहे हैं। पर इस वक्त उसे लगता था कि ये सब मैं उसे खुद ही जज्बाती कर कह रही हैं। मैंने उससे कहा, मेरा सारा घर सजा पड़ा है, कल मेरी बारात है। मैं कैसे अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तुम्हारे साथ भाग जाओ। मुझे माफ कर देना, मुझसे ये सब नहीं होगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ।